गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? मुझे लग रहा है आप लोग को मगध साम्राज्य पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे और इसके तहत हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि एक महाजनपद का काल है, छठी शताब्दी का काल है। और उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार छठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद का प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों आप देखोगे अंगुत्तर निकाय एक दोस्तों है, एक बौद्ध ग्रंथ है। और इसी बौद्ध ग्रंथ में यह बात लिखा हुआ है कि जो महाजनपद के काल है उसमें 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद के तहत सबसे ताकतवर जो महाजनपद था दोस्तों वो मगध था। और उसी मगध साम्राज्य में जो आज के बिहार है आप दोस्तों, वही मगध साम्राज्य में आप हम लोग लगभग 7 राजवंश पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि जब इतना ताकतवर मगध साम्राज्य है तो इस मगध साम्राज्य में किस किस राजवंश ने शासन किया। तो इसी क्रम से दोस्तों हम लोग आगे पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने शुंग वंश देखा था। तो थोड़ा सा ट्रिक एक बार और देख लेते दोस्तों, जो हमारे नए स्टूडेंट हो पीछे वाले वीडियो जाके देखे। फिर भी उनके लिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करके बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे आप देखोगे तो हसीन मासूक सा हमारा जो ट्रिक था दोस्तों, ट्रिक का नाम था हसीन मासूक सा, या ऐसे भी बोले थे आपकी मासूका हसीन है। तो इसके तहत दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जैसे हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश पढ़ लिए थे, सी से शिशुनाग वंश पढ़ लिए थे हम लोग, नंद वंश भी पढ़ लिए थे दोस्तों, मौर्य वंश भी पढ़ लिए थे और शुंग वंश भी पढ़ लिए थे। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश और स से सातवाहन वंश। तो दोस्तों फिर ये हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे विदेशियों का आक्रमण, प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण, जिसके तहत दोस्तों हम लोग देखेंगे ईरान का आक्रमण सबसे पहले होता है, फिर यवन का, हिंद यवन का आक्रमण, फिर शक का, फिर पल्लव का, फिर कुषाण का। लेकिन आज का टॉपिक हमारा दोस्तों है कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो कण्व वंश तो दोस्तों कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि जो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने देखा था कि शुंग वंश जो था दोस्तों, इस शुंग वंश का जो अंतिम राजा था दोस्तों देवभूति। और कण्व वंश का जो अमात्य था दोस्तों उसका नाम था दोस्तों वासुदेव। तो किस प्रकार वासुदेव ने देवभूति का हत्या करके कण्व वंश साम्राज्य का स्थापना करता है, तो इसी को दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। कण्व वंश में उतना खास महत्वपूर्ण योगदान है नहीं, तो हम लोग इसके बाद के कालों में देखेंगे सातवाहन। सातवाहन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पहला ऐसा राजवंश है जिसने अपना विस्तार दक्षिण भारत में किया। मगध साम्राज्य के तहत तो दोस्तों हम देख रहे थे कि उत्तर भारत का साम्राज्य है, लेकिन सातवाहन पहला ऐसा साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिण भारत में दक्कन की ओर है। तो सातवाहन वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें मुख्य 5 राजा हुए हैं, जिसके तहत आप लोग दोस्तों देखोगे सिमुख, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी वन, बल्लभश्री, पुलमावी, उसके बाद यज्ञश्री। तो दोस्तों आप देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है। आखिर इसका योगदान क्या है? साथ ही साथ देखोगे दोस्तों कला के क्षेत्र में, जैसे दोस्तों आप लोग देखते हो कि स्तूप वगैरह, चैत्य वगैरह, तो कार्ले का चैत्य, अजंता अलोरा की गुफाएं, उसके बाद बहुत सारे अभिलेख, जैसे आप दोस्तों में देखोगे नाना घाट का अभिलेख, बल्लभश्री का अभिलेख, नासिक का अभिलेख। तो बहुत सारे दोस्तों अभिलेख के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन में, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में। और दोस्तों देखो कि सातवाहनों ने अलग अलग प्रकार के सिक्का चलाए, क्वाइन दोस्तों, जैसे चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, पोटीन का सिक्का, शीशे का सिक्का। तो अलग अलग दोस्तों इन्होंने सिक्का चलवाया। फिर देखोगे सबसे पहले भूमि अनुदान, भूमि अनुदान दोस्तों ब्राह्मणों के भूमि अनुदान सबसे पहले सातवाहनों ने दिया। तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले भूमि अनुदान किस काल में था? तो सातवाहनों के काल में। किस प्रकार का सिक्का जारी किया? तो चांदी का, पोटीन का, तांबे का। तो दोस्तों इससे भी सवाल पूछा जाता है। फिर कला के क्षेत्र में दोस्तों देखेंगे अभी कि कला के क्षेत्र में अजंता एलोरा
और कारले का चैत वगैरह। और साथ ही साथ युद्ध के भी क्षेत्र में देखो दोस्तों तो आप गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे ताकतवर राजा है। सतकर्णी वन भी था, लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी को बोला गया शक का विध्वंसक। शक को हराया, यवन को हराया। आप दोस्तों देखोगे अभी इसके आगे के काल में। तो एक स्लाइड के माध्यम से दोस्तों इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखते हैं थोड़ा, जैसे शुंग वंश। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने शुंग वंश पढ़ रहे थे। तो शुंग वंश का दोस्तों अंतिम राजा देवभूति था। और देवभूति को कौन हत्या करता? वासुदेव इसका अमात्य और मंत्री होता। जैसे हम दोस्तों बताए थे कि जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ होता है और शुंग वंश का जो राजा होता है दोस्तों इसका अमात्य होता है पुष्पमित्र शुंग। तो पुष्पमित्र शुंग क्या करता है कि अपने ही राजा को मार के गद्दी पे बैठ जाता है। सेम इसी प्रकार वैसा ही होता है दोस्तों। शुंग वंश का जो अंतिम राजा होता है उसका नाम होता है देवभूति। और कर्ण वंश का जो राजा होता है वासुदेव इसका अमात्य होता है, इसका मंत्री होता है, इसका सेनापति होता है। वो क्या करता है कि हत्या कर देता है और हत्या करके दोस्तों कर्ण वंश का स्थापना करता है। लेकिन कर्ण वंश स्थापना में दोस्तों देखोगे 4 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। जैसे देखोगे भूमिमित्र, नारायण और आपको सुशर्मन। तो सबसे पहला राजा वासुदेव है। तो 4 राजाओं में दोस्तों कोई खास योगदान इन लोग का है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार स्लाइड के माध्यम से दोस्तों आप लोग देख लो कि कहीं अगर आ जाए तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखो वासुदेव वही है दोस्तों। तो देवभूति की हत्या करने के बाद कर्ण वंश की स्थापना करता है। जैसे कि बताए थे दोस्तों शुंग वंश का अंतिम राजा है देवभूति। देवभूति दोस्तों शुंग वंश का अंतिम राजा है। और ये दोस्तों आप देखोगे वासुदेव क्या है, इसका मंत्री है। और यही क्या करेगा, वासुदेव क्या करेगा, देवभूति को हत्या कर देगा। और कौन सा वंश? कर्ण वंश का स्थापना करेगा। तो यही दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से सवाल पूछता है, बस एक ही लाइन है कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था और उसका हत्या कौन करके कर्ण वंश का स्थापना करता है। तो बस वासुदेव। और इसका अंतिम राजा दोस्तों जो है सुशर्मन है। जो सुशर्मन को भी कौन करेगा? सिमुख, जो सातवाहन वंश का राजा है। सिमुख हत्या करके और सातवाहन वंश का स्थापना करेगा। तो इसमें दोस्तों बस चार्ट आप देख लो, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आप देख लो ये 4 राजा हुए। अंतिम राजा दोस्तों आप देखोगे अब एक स्लाइड में यहाँ पे कण्व राजवंश का इतिहास इस स्लाइड में देख लो दोस्तों। तो वासुदेव दोस्तों जो कण्व वंश का संस्थापक है और देवभूति को हत्या करके कण्व वंश का स्थापना किया। और इसका अंतिम राजा सुशर्मन है। तो जो अंतिम राजा सुशर्मन है तो दोस्तों आप देखोगे कि सुशर्मन जो है सुशर्मन को सिमुख हत्या करेगा। सुशर्मन को दोस्तों कौन हत्या करेगा? सिमुख। और सिमुख सातवाहन वंश का दोस्तों आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखो सातवाहन, इसको आंध्र वंश भी बोलते हैं। इसका 2 तरह का साम्राज्य था दोस्तों। सातवाहन वंश का विस्तार पश्चिम भारत महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी था और आंध्र के क्षेत्र में भी था, दक्षिण भारत में भी। ज्यादा इसका बसाव का क्षेत्र महाराष्ट्र के इलाके में रहा। उधर ही जितने भी अभिलेख देखोगे दोस्तों, नाना घाट का अभिलेख या फिर बल्लभ सिरी का अभिलेख या फिर अजंता एलोरा की गुफाएं या फिर कारले का चैत, तो अधिकतर महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही था। लेकिन इसका 2 शाखा है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे सातवाहन वंश का स्थापना कौन करने वाला दोस्तों? तो सातवाहन वंश का स्थापना करने वाला है सिमुख, जो कि कण्व वंश का अंतिम राजा शर्मन का हत्या करके बैठेगा दोस्तों। अब देखेंगे थोड़ा सा एक लाइन में। ये देखिए दोस्तों ये किस समय का दौर है? ये दोस्तों दौर है, आप देखोगे जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। क्योंकि मौर्य साम्राज्य सबसे ताकतवर था, अखंड भारत की बात करता था। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन होने के बाद दोस्तों देखो कि हालांकि बाद के कालों में राजा आए, जैसे मौर्य के बाद शुंग वंश आया, शुंग के बाद आप देखोगे कण्व वंश आया, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आया। लेकिन दोस्तों इन लोगों का उतना योगदान नहीं है, केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं बना पाया था। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था
और उस समय विदेशी आक्रमण भी डरते थे। नंद वंश के समय में दोस्तों आपने देखा होगा कि किस प्रकार धनानंद के पास इतना विशाल 4 लाख का सेना था, सिकंदर आक्रमण करने से डर गया और वापस लौट के चला गया। लेकिन मौर्य वंश के समय में आप देखोगे कि कंधार अफगानिस्तान का इलाका को भी जीत लेते हैं। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन होगा, जैसे पुष्पमित्र शुंग आएगा, वो भी एक ठीक ठाक राजा है लेकिन उतना ताकतवर नहीं है मौर्य के तुलना में। कर्ण वंश का तो कोई खास योगदान नहीं। सातवाहन भी आएगा तो सातवाहन भी दोस्तों उतना विस्तार कर नहीं पाता। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ तब तक विदेशी आक्रमण होना शुरू हुआ दोस्तों। तो यहां पर देखोगे विदेशी आक्रमण का दौर है दोस्तों। तो ये देखो महाराष्ट्र और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का इलाका सातवाहन जो पिंक कलर में दोस्तों, ये सातवाहन का इलाका है। तो जिस समय आप सातवाहन का इलाका, इसी समय पश्चिमी क्षेत्र इसक है जो विदेशी लोगों का क्षेत्र है दोस्तों, विदेशी आक्रमण का क्षेत्र है जो। और ये आप देख लो दोस्तों कि कुषाण का क्षेत्र आपको दिखेगा, हाँ थोड़ा सा आगे यहां देखोगे दोस्तों कुषाण कब्जा कर लिया है। तो कुषाण भी विदेशी आक्रमण है दोस्तों, शक भी विदेशी आक्रमण है, यवन हिंद यवन भी विदेशी आक्रमण है। तो जैसी केंद्रीकृत सत्ता कमजोर होता, मौर्य के बाद लगातार विदेशी आक्रमण हुआ है। अभी देखेंगे स्लाइड में कि कैसे विदेशी आक्रमण हुआ है, अभी आपको दोस्तों देखेंगे हम लोग। तो सातवाहन के समय में भी दोस्तों विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सातवाहन भी सबसे लड़ना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता है दोस्तों। तो इस सातवाहनों का दौर देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों तो आप स्लाइड में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से, जैसे समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि मान ले आप देखोगे भारत का मैप है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि आखिर हुआ है क्या। तो भारत का मैप में दोस्तों देखोगे दोस्तों आप कि यहां पर जब मगध में जब अशोक है या मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य के समय देखो दोस्तों अफगानिस्तान तक का इसका इलाका फैला हुआ है, इधर कर्नाटक का तक क्षेत्र फैला हुआ है। तो लगभग भारत का विस्तार है, केंद्रीकृत विस्तार है। लेकिन मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता तो ट्रिक क्या था दोस्तों, हसीन मासूम शाह। तो हर्यक वंश तो कोई खास था नहीं केंद्रीकृत में, शिशुनाग भी नहीं था, नंद के समय था। नंद के समय मौर्य बहुत ताकतवर था क्योंकि सिकंदर इस पे आक्रमण करने के कारण पीछे लौट के चला गया, इसके पास बहुत ज्यादा सेना था। तो नंद वंश के समय हम लोग मान सकते हैं कि मगध एक मजबूत साम्राज्य था, क्योंकि महापदानंद ने वास्तविक सम्राट कहा जाता है, एक सम्राट कहा जाता है और मगध को वास्तविक रूप में ताकतवर बना। मौर्य जैसी आएगा दोस्तों, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में मगध साम्राज्य सबसे ताकतवर होता है। इस समय में विदेशी आक्रमण नहीं होता। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे शुंग वंश आएगा, कण्व वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा, तो आप दोस्तों देखोगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद के कालों में विदेशी आक्रमण लगातार हुआ है। तो विदेशी आक्रमण आप दोस्तों देखोगे तो मध्य एशिया से कुछ आएंगे, जैसे इधर देखो मध्य एशिया, फिर बैक्टीरिया का इलाका, बैक्टीरियन जिसको यूनान बोलते हो दोस्तों, यूनान का क्षेत्र में। तो इधर से देखोगे सबसे पहले हिंद यवन आएगा, हिंद यवन आएगा, फिर देखोगे दोस्तों शक आएगा, फिर दोस्तों देखोगे इधर पहलव आएगा, फिर देखोगे दोस्तों कुषाण आएगा। तो लगातार विदेशी आक्रमण दोस्तों मगध साम्राज्य पर होता आया है। शुंग के समय में भी दोस्तों देखोगे कि पुष्पमित्र शुंग और आप देखो कि शक लोगों से युद्ध किया है। आप देखोगे कि यहाँ पर अभी सातवाहन का भी युद्ध देखोगे कि सातवाहन का जो आप एक महत्वपूर्ण राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे ताकतवर राजा है, उसने राजा की उपाधि भी ली है। तीनों समुद्र का पानी पीने वाला, इसका तो बोला जाता है कि इसका जो घोड़ा है तीनों समुद्र का पानी पीने वाला। कहने का मतलब इधर का इलाका को भी जीत लिया, इधर के इलाके को भी जीत लिया, इधर को भी इलाके को जीत लिया। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन में ताकतवर है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों देखोगे तो कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमण लगातार हो रहा है। और इसी कारण जो मैं स्लाइड बनाया था दोस्तों, उस स्लाइड में आप देखो कि जब सातवाहन है उस समय दोस्तों देखो कि भारत में और भी राजवंश आपको दिख जाएंगे। देख लो दोस्तों यहाँ पर जो
कुषाण लोगों का साम्राज्य है दोस्तों। यहाँ पर देखो कुषाण, जहां का राजा कनिष्क, सबसे ताकतवर राजा कनिष्क। आप पढ़ोगे भीम कटफिसेस, कुजूल कटफिसेस, जो आगे दोस्तों पढ़ाएंगे। फिर यहाँ जो पश्चिमी क्षत्रप लिखा हुआ दोस्तों, इसका मतलब होता है कि शक राजा। फिर आप देखोगे हिंद यवन का भी आक्रमण हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे आप देख लो कि भारत का मैप कैसा होगा, छोटा सा सातवाहन, बाकी विदेशियों का कब्जा हो चुका है दोस्तों। तो विदेशी का आक्रमण हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। फिर भी सातवाहन ने अपने आप को मजबूत करने का कोशिश किया। इसमें 5 राजा आप देखोगे सातवाहन में महत्वपूर्ण रहे, जो साम्राज्यिक विस्तार तो किए ही, साथ साथ कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। तो थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों सातवाहन का। ये दोस्तों आप देखोगे सातवाहन में दोस्तों 5 प्रमुख राजा है। ये 5 में आप दोस्तों देखोगे, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि सिमुक जो है कि सातवाहन वंश का संस्थापक है। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक, जिसने कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को मार के गद्दी पर बैठा है। तो सिमुक पहला राजा है। दूसरा राजा में आता है दोस्तों सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम अपने आप को दक्षिणा स्वामी बोलता है, दक्षिणापथ का स्वामी, अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी मानता है। ये भी दोस्तों एक ताकतवर राजा है। फिर आप देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे ताकतवर होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, राजा राज। उसके बाद दोस्तों राजा राज का उपाधि लेगा दोस्तों। फिर आगे आप देखोगे दोस्तों वशिष्ठी पुत्र भी है, लेकिन उतना राजनीतिक इसका योगदान नहीं है। लेकिन आंध्र सम्राट अपने आप को उपाधि लेता, बोलता मैं आंध्र सम्राट हूं। और ही और आप देखोगे कि दक्षिणेश्वर का भी उपाधि लेता है। और इसको देखोगे यज्ञश्री दोस्तों, ये युद्ध प्रिय नहीं है, लेकिन इसको व्यापार वगैरह में बहुत ज्यादा लगाव है, और साथ ही साथ समुद्र से बहुत ही प्रिय है। तो देखोगे सिक्कों में दोस्तों, यज्ञश्री का सिक्कों में देखोगे दोस्तों, जहाज का या तो आपको चित्र मिलेगा, या तो मछली का, या तो शंख का, इस तरह का चित्र मिलेगा। तो इसको थोड़ा हम लोग स्लाइड के माध्यम से इनको देखेंगे दोस्तों, क्या क्या योगदान रहा है। उपाधि पहले देखते हैं कि क्या क्या उपाधि इन लोगों ने लिया। यहां से उपाधियों से पूछा जाता है दोस्तों। ये लोग अपने गौतमी पुत्र सतकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी बोलने का कहने का मतलब था दोस्तों कि सातवाहन पहला ऐसा साम्राज्य है जो मातृ प्रधान समाज है, मतलब महिलाओं का, माताओं का ज्यादा महत्व, तो अपने माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गौतमी पुत्र, मतलब सतकर्णी जो राजा उसकी माता का नाम है गौतमी। फिर है पुलमावी जो राजा उसकी माता का नाम है वशिष्ठी। फिर यहाँ पर सतकर्णी है, इसकी माता का नाम है यज्ञश्री। तो माता का नाम दोस्तों ये लोग अपने नाम के पहले लगाते हैं। इसके पीछे इतिहासकारों के बीच में डिबेट है दोस्तों। किन्हीं को कहना है कि मातृ प्रधान समाज था, इसलिए माता का नाम पहले लगाते थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना था नहीं, एक्चुअली क्या था, पहले राजा महाराजा ज्यादा शादियां करते थे, तो अपने माता के नाम पर उनको पता चलता था कि किस माता के वह संतान है। तो इतिहासकारों का एक मतभेद है इसमें दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या उपाधियां लिया। इससे एक सवाल पूछता है दोस्तों, जैसे दोस्तों देख लो पहले, ये जो कार्ले का जो है दोस्तों चैत्य है। चैत्य कहने का मतलब होता है कि दोस्तों चैत्य और स्तूप में क्या अंतर। अगर हम मंदिर बनाते हैं और बाहर का सामग्री ले आते हैं, मान ले मेरे पास ईंट है, सीमेंट है, या फिर कंक्रीट है, छड़ है, बाहर का सामान ला के दोस्तों अगर हम मंदिर का निर्माण करते हैं, तो मंदिर का निर्माण करना कहलाएगा एक प्रकार का स्तूप। लेकिन दोस्तों अगर गुफा या पहाड़ के दोस्तों काट के दोस्तों अगर आप मंदिर का निर्माण करते हो तो कहलाता है चैत्य। तो चैत्य कहने का मतलब है दोस्तों कि एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ के अंदर काट के ही एक प्रकार का पूजा स्थल बनाया गया, तो उसको बोलेंगे चैत्य। जबकि स्तूप क्या है दोस्तों, बाहर से सामग्री ला के बनाया गया, अभी देखेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है, कार्ले का चैत्य है दोस्तों, जो किसी न किसी सातवाहन वंश में बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सवाल पूछा जाता है कि कार्ले का चैत्य किसने बनवाया, तो कार्ले का चैत्य सातवाहन के काल में बना है दोस्तों। और आप देखो कैसे गुफा है और पहाड़ी के काट के इसके अंदर
लोग दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी जाके यहाँ पूजा करते हैं दोस्तों। फिर देखो दोस्तों अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देखो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अजंता की गुफाएं भी सातवाहन के काल में ही बना है। अब एलोरा का गुफा भी देख सकते हो दोस्तों, ये दोस्तों एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों दोस्तों सातवाहन के काल में ही बनाया गया। ये दोस्तों बाहर से देखो दोस्तों, लोग जब जाते हैं देखने के लिए अजंता और एलोरा, तो इस प्रकार पहाड़ के अंदर में ही काट के दोस्तों बनाया गया, और साथ ही चैत्य भी जो है दोस्तों इसके अंदर ही काट के बनाया गया। अब दोस्तों देखो सातवाहन ने चार पर अलग अलग सिक्का, यहाँ पूछा जाता है कि सातवाहनों ने कौन कौन सिक्के चलवाए। जैसे बोला जाता है सबसे पहले जो सोने का सिक्का हिंद एवन ने चलवाया था दोस्तों। विदेशी आक्रमण जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिंद एवन ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। लेकिन सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने, ये भी क्या था, विदेशी आक्रमण दोस्तों। हिंद एवन के बाद शक के बाद पल्लव के बाद कुषाण। तो पहला जो हिंद एवन वो सोने का सिक्का चलवाया था, और जो कुषाण वो शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। लेकिन इसके अलावा जैसे चांदी का सिक्का बोलो दोस्तों, तांबे का सिक्का, शीशे का, पोटीन का, तो दोस्तों सातवाहनों ने सिक्का चलवाया था। तो दोस्तों और इस सिक्के पर जीव जंतु के, घोड़े के आप दोस्तों देखोगे चित्र होते थे, शंख के, मछली के, जहाज के, तो बहुत सारे दोस्तों ये सातवाहन काल के सिक्के हैं। अब देखो सतकर्णी प्रथम दक्षिणापति या फिर दक्षिण का स्वामी, और एक है दोस्तों अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र का मतलब है दोस्तों कि वो रथ पर बैठा हुआ है और उसका रथ को रोकने वाला कोई ना हो, मतलब लगातार वो चलते जा रहा, साम्राज्य विस्तार करते जा रहा। तो सतकर्णी वन दो उपाधि लिया, यहां से पूछेगा। सतकर्णी वन दो उपाधि लिया, पहला एक दक्षिणापति या दक्षिण का स्वामी, और दूसरा दोस्तों अप्रतिहत चक्र। तो दोनों उपाधि किसके द्वारा लिया गया दोस्तों, तो गौतमी प्रथम, सॉरी सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम के द्वारा ही सवाल आएगा दोस्तों। तो यहाँ मान के चलो सतकर्णी प्रथम ने दो उपाधि लिया है, एक दोस्तों दक्षिणापति या दक्षिणा का स्वामी, और दूसरा अप्रतिहत चक्र, मतलब रथ पर बैठा हुआ है, इसको कोई रोकने वाला न हो, लगातार साम्राज्य विस्तार करने वाला। फिर देखोगे दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सबसे ताकतवर राजा होता है दोस्तों। राजा राज, महाराज और वेंकट स्वामी, कम से कम 3 उपाधि लेता है दोस्तों। साथ ही साथ इसके बारे में कहा गया है कि शक का विध्वंसक, शकों को हराने वाला, हिंद एवन को हराने वाला कौन था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी। बाद में देखोगे खारवेल जो हम लोग लास्ट टाइम में दोस्तों पढ़ रहे थे, खारवेल का पतन होने के बाद वहां में दोस्तों देखोगे तो गौतमी पुत्र सतकर्णी बाद के कालों में कलिंग के क्षेत्र में भी दोस्तों इसने युद्ध करने का कोशिश किया। फिर आप देखोगे दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, तो दक्षिणेश्वर का उपाधि लिया। यहां पर दोस्तों दक्षिणा का स्वामी, दक्षिण का स्वामी या दक्षिणापति, कंफ्यूजन नहीं होना है। सतकर्णी प्रथम में दोस्तों बोला है दक्षिणापति या दक्षिण का स्वामी, और जबकि बोला दक्षिणेश्वर में दक्षिण का ईश्वर। तो दक्षिण का स्वामी या दक्षिण का पति कौन है दोस्तों, तो सतकर्णी प्रथम। जबकि आप देखोगे कि आप आओगे वशिष्ठी पुत्र, तो ये बोलता है मैं दक्षिण का ईश्वर हूं, मतलब बाद के कालों में अपने आप को ज्यादा ताकतवर बता रहा है वशिष्ठी पुत्र। तो यहां देखोगे वशिष्ठी पुत्र अपने आप को क्या बोलता है, दक्षिण का ईश्वर। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि सातवाहन से उपाधियों से एक सवाल बनता है दोस्तों। फिर आगे हम थोड़ा देखेंगे दोस्तों इसका दौर, फिर देखेंगे स्लाइड के माध्यम में दोस्तों कि किस किस राजा का क्या योगदान रहा। ये जो 5 राजाओं का योगदान थोड़ा देखेंगे हम लोग दोस्तों स्लाइड में। जैसे देख लो दोस्तों ये सातवाहनों का है, तो आप देखो कि सिमुक जो पहला राजा है दोस्तों, जो सातवाहन वंश का स्थापना करता है, सुशर्मन को हरा के दोस्तों सातवाहन वंश का स्थापना करता है। इसका योगदान दोस्तों देखो जैन और बौद्ध मंदिर का निर्माण। बोलेगा सिमुक का क्या योगदान है, तो जैन और बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। फिर इसके बाद देखोगे सतकर्णी, तो सतकर्णी प्रथम के बारे में दोस्तों देख लो। तो सतकर्णी प्रथम यहाँ 2 उपाधि तो दोस्तों हम लोग देखे थे जस्ट पीछे वाले स्लाइड में, कि एक बोलता दक्षिणापति या दक्षिण का स्वामी और दूसरा अप्रतिहत चक्र।
मतलब इसके रथ को कोई रोकने वाला नहीं हो, मतलब अपने आप को साम्राज्य विस्तारवादी कहता है। इसकी पत्नी जो रानी नयनिका जो नाना घाट का अभिलेख लिखवाई है दोस्तों। आप देखोगे पूछा जाता है एग्जाम में कि नाना घाट का अभिलेख जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इनकी पत्नी थी, सतकर्णी प्रथम की ही पत्नी थी जिसने वो अभिलेख लिखवाया था। और साथ ही साथ देखोगे ये अपने 2 अश्वमेध और 1 राजसू यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध कहने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी साम्राज्य में अगर अपना घोड़ा छोड़ दिए हो और वो घोड़ा जहां तक जाएगा वो साम्राज्य आपका हो जाएगा, उस घोड़े का रोकने वाला कोई नहीं होगा। जो उस घोड़े को रोकेगा इसका मतलब आपको युद्ध करना होगा। आप रामायण में दोस्तों देखते हो कि रामचंद्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं तो अपना घोड़ा को छोड़ देते, तो उनका घोड़ों को लव और कुश उनका बेटा रोकता है और अंततः राम का लव और कुश के साथ युद्ध होता है। तो यहां पर भी ये दोस्तों अश्वमेध कहने का मतलब यही कि उसका रथ को उसका घोड़ा को कोई रोकने वाला न हो, इसीलिए अब उपाधि लिया था दोस्तों अप्रतिहत चक्र, मतलब कोई रोकने वाला न हो। अब यहाँ अश्वमेध तो जानेंगे दोस्तों। राजसू यज्ञ का मतलब होता है कि अपने वैभव के लिए, अपने राज के लिए, वैभव के लिए करवाना, राजसू यज्ञ करवाना। तो इससे दोस्तों इतना ही। पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा, चांदी का सिक्का चलवाया था, इनकी पत्नी की नाम थी क्या दोस्तों, नयनिका। यहाँ पूछा भी जाता है कि नयनिका का क्या योगदान है, तो आप देखो नाना घाट या फिर नैना घाट का जो अभिलेख है यही नयनिका ने ही लिखी है। और ये किसकी पत्नी है, तो सतकर्णी प्रथम की। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछने की संभावना है, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों कि अभिलेख पूछता है कि नाना घाट अभिलेख किससे रिलेटेड है। अब दोस्तों देखोगे इनके बाद जो आता है हाल नाम का ही सातवाहन राजा, तो हाल का कोई योगदान नहीं, वो एक्चुअली कवि होता है। वो कवि होता है और वो अपने से किताब लिखता, पढ़ोगे। और साथ ही साथ वो अपने साम्राज्य में एक दूसरा कवि जिसको गुनाड बोलते हैं उसको भी रखा है, तो अपने भी एक बुक लिखता है और इसके अंदर में जो कवि उससे भी एक बुक लिखवाता, तो कवि पीर था दोस्तों। तो आप देखोगे कवियों को संरक्षण ज्यादा दिया है। तो आप देखोगे दोस्तों बृहद कथा, बृहद कथा अपने मंत्री से लिखवाया था और खुद लिखा था गाथा सप्तपति। यहाँ पूछता है कि हाल ने कौन सा बुक लिखा था। हाल एक सातवाहन राजा है जो अपने लिखा था, बुक का नाम था क्या दोस्तों, गाथा सप्तसती। अपने जो बुक लिखा उसका नाम है दोस्तों गाथा सप्तसती, जबकि जिस कवि को संरक्षण दिया उस कवि का नाम है गुनाड, और गुनाड से लिखवाता दोस्तों बृहद कथा। तो ये 2 सवाल है, इससे इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों इसमें कोई खास योगदान नहीं है हॉल का। फिर इसके बाद दोस्तों आएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश का सबसे ताकतवर राजा है। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे ताकतवर राजा है सातवाहन वंश का, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा देखना बनता है। इसके साम्राज्य में बोलता था कि तीनों समुद्र का राजा, मतलब अरब का इलाका में भी, बंगाल की खाड़ी के इलाके में भी, नीचे हिंद महासागर के इलाके में भी। तो आप देख लो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे स्लाइड में। दोस्तों देख लो गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे क्या दोस्तों, सबसे ताकतवर राजा है। इसको यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे, घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया। घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया, इसका मतलब दोस्तों आप जान लो कि भारत का अगर मैप है तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। तीनों क्षेत्र में लगभग ये जीता हुआ है, मतलब तीनों क्षेत्र को जीत लिया है। इसलिए क्या बोल रहा है दोस्तों, घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया। मतलब देखा जाए तो इसके समय में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार है, सबसे ज्यादा आप देखो कि सातवाहन वंश में यही साम्राज्य विस्तार किया है। फिर वेंकटक स्वामी का उपाधि, राजा राज का उपाधि, विंध्य नरेश। विंध्य नरेश कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर आप देखोगे भारत का मैप, तो भारत का मैप में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के इधर उत्तर और विंध्य पर्वत के इधर दक्षिण है। तो विंध्येश्वर कहने का मतलब कि विंध्य तक भी इसका इलाका है, मतलब विंध्याचल पर्वत तक भी इसका इलाका है। तो इसीलिए अपने आप को क्या बोल रहा है दोस्तों, विंध्य नरेश। मतलब यहाँ का भी राजा कौन है,
तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो दोस्तों देख लो, अपने आप को उपाधि से ही देख लो। साथ ही साथ आप देखोगे बौद्ध संघ का ग्राम दान दिया अभिलेख में, नासिक अभिलेख में इसका जिक्र है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों था कि तीनों, इसके अलावा जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट था, हाँ, शक का विध्वंसक, शक को हराया, साथ ही साथ पल्लव को हराया, हिंद यवन को हराया। तो दोस्तों विदेशी आक्रमण 4 हुए, हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण। तो कम से कम 3 को हराया दोस्तों इसने। आप देखोगे शक को हराया, शक का विध्वंसक है, पल्लव को भी हराया, हिंद यवन को भी हराया। तो कहीं ना कहीं गौतमी पुत्र सतकर्णी थोड़ा अपने आप को ताकतवर राजा घोषित करता है। फिर इसके बाद देखोगे इसका पुत्र दो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसमें दोस्तों देखो 2 उपाधि जो लास्ट टाइम हम बताए थे, एक अपने आप को दक्षिण का ईश्वर बोलता है, ये अपने आप को दक्षिण का ईश्वर बोलता है, जबकि आप देखोगे दोस्तों कि सतकर्णी बोलता है दक्षिण का स्वामी, और ये अपने आप को बोलता है दक्षिण का ईश्वर। तो यहां से सवाल है कि दक्षिणेश्वर को उपाधि किसने लिया, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। रुद्रदमन की प्रथम बेटी से विवाह, जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों इसका जिक्र है। रुद्रदमन वही दोस्तों शक राजा है, जो शक राजा को कौन हरा रहा है, तो आप देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि रुद्रदमन शक राजा और इसकी बेटी से आप देखोगे वशिष्ठी पुत्र क्या किया, विवाह किया। तो इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि किसने शक राजा रुद्रदमन की बेटी से विवाह किया, तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। बस यही से सवाल आएगा दोस्तों। बाकी सबसे अंतिम राजा दोस्तों देखोगे यज्ञश्री। यज्ञश्री बहुत ही व्यापार प्रिय है, जल प्रिय है, समुद्र प्रिय है, जहाज प्रिय है। तो इसीलिए दोस्तों देखोगे ये अपने सिक्के में या तो व्यापार का, या तो जहाज का, या तो मछली का, या तो शंख का अपने सिक्कों में क्या करेगा, चित्र बनवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अंतिम राजा है, तो देख लो दोस्तों, व्यापार और जल यात्रा प्रेमी है, सिक्कों पर जहाज का चित्र, राजकीय भाषा प्रकृत और लिपि। सातवाहनों का भाषा जो दोस्तों प्रकृत था, और लिपि दोस्तों ब्राह्मी लिपि, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाषा और लिपि में क्या डिफरेंस है। तो इन लोगों का भाषा दोस्तों यही है। बाकी सिक्कों पे देखो क्या दिखेगा, चैत, चक्र, शंख, कमल, नदी पाड़ा, जहाज का प्रतीक, स्वास्तिक चिन्ह, पशु, मछली, शंख, जहाज। दोस्तों सिक्कों पर बहुत सारा इन लोगों को चित्र मिलेगा। तो दोस्तों ये सारा आप देख सकते हो कि सातवाहन वंश का जो राज था, वो राजा था, राजा का क्या क्या योगदान रहा दोस्तों, तो आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हो। बाकी थोड़ा सा दोस्तों और हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सातवाहन वंश के जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सातवाहनों का जानने का स्रोत दोस्तों, नागनिका का नाना घाट जो भी पढ़े, गौतमी पुत्र सतकर्णी की बीवी थी, सॉरी सतकर्णी प्रथम, इसकी सतकर्णी प्रथम की बीवी थी, इसके बारे में हम लोग देखे दोस्तों। फिर जितने सारे अभिलेख हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सातवाहन वंश का इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि सातवाहनों का जानना का सबसे अच्छा तरीका क्या, अभिलेख ही है, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों इन अभिलेख को आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये दोस्तों आप देखोगे नाना घाट का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि पूछता है, क्योंकि नाना घाट में ही आप बताएगा उनकी पत्नी जो खुद लिखी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे गौतमी बल्लभी, गौतमी बल्लभी वाला में दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी का विवरण है, किस प्रकार से युद्ध जीता है। गौतमी पुत्र का पूरा साम्राज्य विस्तार का जिक्र दोस्तों इसी में है, गौतमी बल्लभ श्री। तो ये दोनों अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, एगो बल्लभ श्री का और दूसरा नाना घाट का। 2 अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप नहीं भी देखोगे दोस्तों तो चल जाएगा। बाकी जितने भी अभिलेख है दोस्तों अधिकतर महाराष्ट्र नासिक के क्षेत्र में मिले हैं। तो ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। बाकी अभिलेख अगर आप नहीं भी देखते हो तो चल जाएगा। ये दोस्तों यहाँ नाना घाट अभिलेख दोस्तों और बल्लभ सिंह, नाना घाट वाले दोस्तों यहाँ पर सीमुक और कान्हा। कहने का मतलब कि जो दोस्तों देखोगे सातवाहन वंश का राजा कौन है,
तो सीमुख है। किसको हराया है दोस्तों? तो सरमन को, कण्व वंश को हरा के क्या किया? सातवाहन वंश। लेकिन जब सातवाहन वंश जब आता है तो इसका एक भाई है जिसका नाम है कान्हा। कान्हा क्या करता है दोस्तों कि इसका हत्या कर देता सीमुख को। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है सीमुख, इसका चचेरा भाई हत्या कर देता है। इसका जिक्र दोस्तों नाना घाट और बल्लभ सिरी दोनों अभिलेख में दिया हुआ है। तो आप देखो कि नाना घाट या बल्लभ सिरी से क्या पता चलता है? तो पता चलता है कि जो सातवाहन वंश का जो राजा है संस्थापक, उसका चचेरा भाई हत्या कर देता है। तो इसके बारे में जिक्र है दोस्तों। फिर हम लोग दोस्तों इसको ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों कि हाल जो है तुम्हारा लिखित कौन सा बुक लिखा दोस्तों? अभी हम लोग देखें कि हाल एक दूसरा राजा है सातवाहन वंश का, जो गाथा सप्तमी नाम का एक किताब लिखा है, और ये अपने ही राज में एक कवि को संरक्षण दिया हुआ है, और उस कवि के द्वारा बृहद कथा लिखा गया। तो बस यही दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लीलावती ग्रंथ में भी दोस्तों ये जो हाल है सातवाहन राजा है, ये सातवाहन राजा है, इसका जिक्र दिया हुआ लीलावती ग्रंथ में। तो तीन हाल से रिलेटेड तीन ग्रंथ हो गया। एक ग्रंथ हो गया गाथा सप्तशती, दूसरा हो गया आपका बृहद कथा, और तीसरा हो गया लीलावती। तीनों दोस्तों सातवाहन वंश के जानने के स्रोत हैं, तो इस पे ध्यान देखा जाएगा। फिर आप दोस्तों देखोगे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो है याज्ञवल्क स्मृति की रचना की है सातवाहन के काल में। बोलेगा कि किसके काल में विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति की रचना की? तो सातवाहन के काल में दोस्तों। तो यहां से भी सातवाहन वंश का जानकारी मिलता है। फिर जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों रुद्रदमन की बेटी का विवाह, रुद्रदमन की बेटी का विवाह जो तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन के साथ साथ आप सुदर्शन झील का भी जिक्र है, साथ ही साथ आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र है। तो जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जूनागढ़ अभिलेख आप देख सकते हो। फिर इधर देखोगे पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसका राइटर का पता नहीं है। बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा था दोस्तों कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का राइटर कौन है? तो अज्ञात लेखक है। इरिथियन सी मतलब फारस का जो खाड़ी है दोस्तों, आप देखोगे कि जो ईरान का जो इलाका है, तो उसी को बोला गया था पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में इसका कोई कवि अज्ञात कवि है, कौन लिखा है इसके बारे में पता नहीं है। तो इसी में लिखा गया दोस्तों कि टैगोरा और प्रतिष्ठान, ये दो महत्वपूर्ण क्या है? दो महत्वपूर्ण नगर है सातवाहन में। सातवाहन की राजधानी भी दोस्तों यही होता है। सातवाहन वंश का जो है, सातवाहन वंश का जो राजधानी होता है दोस्तों प्रतिष्ठान होता है। एग्जाम में पूछेगा सातवाहनों ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? जैसे हम देखे थे कि मौर्य वंश तक लगातार पाटलिपुत्र था दोस्तों, मौर्य वंश तक, नंद वंश तक लगातार पाटलिपुत्र था। बाद में आप देखोगे शुंग के काल में, शुंग के काल में भी पाटलिपुत्र होता है, लेकिन उसका बेटा अमित्रघात विदिशा लेके चला जाता है मध्य प्रदेश, जहां पर हेलियोडोरस का स्तंभ है। तो विदिशा के बाद आप देखोगे सातवाहन के काल में राजधानी कहां चला गया है? तो प्रतिष्ठान चला गया। से पूछेगा। तो टैगोरा और प्रतिष्ठान का जो जिक्र है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में दिया हुआ एक किताब है, और इस किताब का राइटर का नाम पता नहीं है। बीपीएससी में एक बार पूछा था दोस्तों ये सवाल, इसको आप ध्यान देना। यूपीएससी में भी एक बार मैच द फॉलोइंग में ही सवाल आया इरिथियन सी के बारे में। तो यहां से भी दोस्तों सवाल बन सकता है, इसीलिए सोर्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कहां कहां से जानकारी मिलता है। फिर आप दोस्तों थोड़ा सा देखोगे सीमुख के बारे में तो हम लोग देख ही लिए थे। फिर राजधानी आप देख ही लिए दोस्तों। फिर सतकर्णी के बारे में देख ही लिए कि 2 अश्वमेध करवाया था दक्षिणा का स्वामी। हाँ, फिर इसको सतकर्णी दोस्तों देखोगे कि कलिंग का जो ताकतवर राजा कौन होता? कलिंग का राजा आप देखोगे खारवेल। तो खारवेल के समय में तो नहीं लड़ता, लेकिन जब खारवेल का मृत्यु हो जाता है तो बाद के कालों में जो राजा आता है दोस्तों उसको सतकर्णी हराता है, सतकर्णी प्रथम। यहां से पूछेगा सतकर्णी प्रथम, जो 2 अश्वमेध भी करवाया था। तो अश्वमेध करने का मतलब साम्राज्य विस्तार करना, तो कहीं ना कहीं दक्षिणा पथ का स्वामी तो था ही। और खारवेल के बाद कलिंगा को जीता, पाटलिपुत्र में शुंग को भी पीछे की ओर धकेला, और इनकी पत्नी नय नायिका जो नाना घाट अभिलेख लिखी थी, इसके बारे में तो सीमुख वन के बारे में, जो सॉरी सतकर्णी वन के बारे में तो हम लोग दोस्तों देख ही लिए थे स्लाइड में। फिर आगे थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों कुछ फैक्ट। गौतमी पुत्र
गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके बारे में भी दोस्तों फैक्ट कुछ देख ही लेते हैं, एग्जाम में आने की संभावना है। नानाघाट बल्लभ श्री अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के शकों का विध्वंसक, यहाँ से पूछा जाता सवाल दोस्तों कि शकों का विध्वंसक किस राजा को कहा गया है। शिव को कहा गया है, सतकर्णी प्रथम को कहा गया है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा गया है, या वशिष्ठी पुलमावी को कहा गया है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को शकों का विध्वंसक कहा गया है। शक कौन है दोस्तों, तो विदेशी आक्रमण है, जो बताएं कि हिंदवन का आक्रमण हुआ है, शक का आक्रमण हुआ है, पल्लव का आक्रमण हुआ और कुषाण का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो वही दोस्तों शकों का विध्वंसक गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा गया। यहां से सवाल बनने की संभावना है दोस्तों। फिर ये तो दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को देखे थे, जूनागढ़ में जो रुद्रदमन की बेटी से विवाह किया था, इसको तो देख ही लिए थे दोस्तों हम लोग। फिर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, फिर आप देखो कि यज्ञश्री तो जानते हैं दोस्तों सातवाहन वंश का अंतिम राजा है जो शकों को रहा, और साथ इसके बाद ही इसका अंत होगा। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखो तो मातृ प्रधान समाज है दोस्तों। क्यों मातृ प्रधान समाज है, क्योंकि अपने माता का नाम देखो दोस्तों गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, यज्ञश्री पुत्र, तो कहीं ना कहीं माता का नाम पहले है, तो मातृ प्रधान समाज है। भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को जीविका उपार्जन के लिए भूमि अनुदान में देते थे। मान ले राजा महाराजा के पास बहुत जमीन होता तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा के जगह पर जमीन ही देते थे कि आप जमीन ले जाओ, उसी से खेती बाड़ी करना, उसी से आप अपना जीविका उपार्जन करना। तो भूमि अनुदान का जो प्रचलन दोस्तों इसी के काल में आया था। एक प्रथा आया था दोस्तों गौमिल्य प्रथा। गौमिल्य प्रथा का मतलब जैसे सेनापति होता था, सेनापति को भी उस समय वेतन नहीं मिलता था, तो सेनापति को कुछ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था कि जाइए उस भूमि से आप कर वसूलिए और कुछ हिस्सा हमको दीजिए और बाकी अपना जीविका उपार्जन कीजिए। जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी वगैरह देखोगे दोस्तों, तो एक प्रथा गौमिल्य प्रथा इस सातवाहन के समय में था। ग्रामीण प्रशासन था दोस्तों, कि ग्रामीण प्रशासन मान ले गांव को आप चलाओगे, तो गांव को चलाने के लिए आपके पास ताकत होना चाहिए। तो उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि जिसमें 9 रथ होना चाहिए, 9 हाथी होना चाहिए, 25 घोड़ा और 45 पैदल सेना। उसी को प्रधान को दोस्तों गौमिल्य बोलते थे। फिर दोस्तों हम लोग देखे थे कि चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, शीशे का, पोटीन का, कांस्य का, इतना सारा सिक्का चलवाया था। भाषा दोस्तों देख ही लिए थे कि प्राकृत था और लिपि ब्राह्मी था। तो इससे दोस्तों यहाँ से बहुत सारे फैक्ट है जहां से सातवाहन वंश से सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर आगे दोस्तों देखते हैं कि कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है। तो कला के क्षेत्र में दोस्तों ऐसे तो हम लोग अजंता एलोरा वगैरह देखे ही थे, थोड़ा देख लेते हैं। कला के क्षेत्र में दोस्तों देखोगे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं का निर्माण करवाए हैं, अजंता एलोरा का गुफा का, और कार्ले का चैत्य का निर्माण करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इससे यहाँ सवाल बनने की संभावना है। इसके बाद के टॉपिक दोस्तों देखेंगे कि मगध साम्राज्य खत्म हो गया हमारा, क्योंकि मगध में टोटल 7 वंश देखे थे। हसीन मासुक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद दोस्तों आज हमारा मगध साम्राज्य खत्म होता है, और मगध साम्राज्य के बाद दोस्तों हम देखेंगे विदेशियों का आक्रमण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में हम लोग विदेशियों का आक्रमण देखेंगे, और विदेशियों का आक्रमण का थोड़ा सा आप झलक, आप ट्रेलर देख लो दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण कैसे हुआ। तो इसमें देखो ईरानी का आक्रमण पढ़ेंगे दोस्तों, यूनानी और ग्रीक का पढ़ेंगे, हिंद एवन का पढ़ेंगे, पल्लव का पढ़ेंगे, कुषाण का पढ़ेंगे। फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कि विदेशियों का भारत में आक्रमण हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है दोस्तों, तो उसमें कमेंट करिए, और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।